हेलो बच्चों, जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर। ठीक, और ये वर्क एनर्जी एंड पावर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर नीट के अप्रोच तक। ठीक है, यानी बेसिक से लेके नीट तक के सारे कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। जेईई मेंस तक के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, प्रॉब्लम भी हम लोग करेंगे। ठीक है, लेकिन ये चैप्टर इतना छोटा नहीं है कि आप तुरंत स्टार्ट करिए और तुरंत आधे घंटे में समाप्त हो जाए। आधे घंटे में कॉन्सेप्ट समाप्त तब होता है जब हम लोग रिवीजन कर रहे होते हैं। ठीक, क्योंकि फिजिक्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ कॉन्सेप्ट के साथ साथ इतने क्वेश्चंस बनते हैं हर एक चैप्टर में, हर एक टॉपिक से रिलेटेड, कि मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते। इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस पॉसिबल हैं, हर चैप्टर से, हर टॉपिक से कहो बन जाते हैं। तो आपके पास दिमाग होना चाहिए, और दिमाग तभी आएगा, यानी कि उस ब्रेन का इस्तेमाल आप सही डायरेक्शन में तभी कर पाएंगे जब आपके पास एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट होगा। यानी कि आपके कॉन्सेप्ट, आपकी अंडरस्टैंडिंग उस लेवल तक बिल्ड हो चुकी होगी कि आप चीज़ों को समझ पाए बहुत अच्छे से, तभी आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यानी अंकिक प्रश्न को कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी ने थंबनेल में ऐसा देख लिया होगा कि ऐसा कुछ थंबनेल बना है। जाइए विजिट करिए थंबनेल के हिसाब से। और एक रिक्वेस्ट आप लोगों से है, अगर वीडियो समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है बच्चों, तो अब हम चलते हैं वर्क एनर्जी एंड पावर पे। तो वर्क एनर्जी एंड पावर में सबसे पहले बेटा हम लोग समझेंगे कि वर्क क्या है, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क। ठीक है, वर्क क्या है? वर्क को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? वर्क को हम लोग हिंदी में बच्चों कार्य कहते हैं। अब कार्य क्या है इस बारे में तो हम बात करेंगे ही, लेकिन जो कार्य का मीनिंग है फिजिक्स में और डेली लाइफ में वो क्वाइट डिफरेंट है, स्लाइटली अलग अलग है दोनों। रियल लाइफ में क्या होता है कि हम पैसे कमाने के लिए कुछ भी ऐसा काम करें, मेंटली या फिजिकली, वो सभी कार्य माना जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अभी मैं एक जगह बैठ के आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप लोगों को पढ़ाने के लिए, अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करने के लिए, जिससे हमारे बच्चे देख पाएँ। तो फिजिक्स के हिसाब से ये काम नहीं है, लेकिन रियल लाइफ के हिसाब से ये वर्क है। अगर एक लड़का बैठ के अपने टेबल और चेयर पे अपने बुक्स वगैरह पढ़ रहा है, नोट्स बना रहा है, कुछ भी कर रहा है एक जगह बैठ के, तो फिजिक्स कहता है कि ये वर्क नहीं है, रियल लाइफ कहता है कि ये वर्क है। तो ये थोड़ा सा एक मेजर डिफरेंसेस हैं इन दोनों के बीच में। वैसे जनरली वर्क है क्या, ये अगर समझना है तो समझना पड़ेगा आपको कि अगर किसी बॉडी पर हम फोर्स लगाएं, फिजिक्स वाले वर्क की मैं बात कर रहा हूँ अब, कि अगर किसी बॉडी पर हम फोर्स लगाएं और उस फोर्स के वजह से, उस बल के वजह से बॉडी फोर्स मूव करना शुरू कर दे या डिस्प्लेस हो जाए कुछ डिस्टेंस तक, तब हम मानेंगे कि आपने वर्क किया या बॉडी ने वर्क किया। ठीक है, दोनों बातें हैं। अगर आप फोर्स लगाएंगे तो आपके द्वारा बॉडी पर वर्क हुआ, और अगर बॉडी खुद के एफर्ट से अगर मूव कर गई तो बॉडी का खुद का वर्क हो गया, लेकिन दोनों ही सिचुएशन में वर्क हुआ। बात समझ आ गई? तो फिजिक्स कहता है कि वर्क हमारा तब होता है जब हमारे बॉडी के ऊपर फोर्स लगे एंड बॉडी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। ठीक है ना? तो व्हेनेवर फोर्स इज अप्लाइड ऑन बॉडी, या डायरेक्ट लिख ले कि व्हेन फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी, फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी एंड बॉडी डिस्प्लेस्ड, एंड बॉडी displaced due to this force, due to this force, then work is said to be done. Work is said to be done. ये बात आपको समझ में आ गई कि व्हेन फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी एंड बॉडी डिस्प्लेस्ड ड्यू टू दिस फोर्स, देन वर्क इज सेड टू बी डन। तब हम मानेंगे कि वर्क हुआ है। ठीक, अब बात आई कि हाउ टू डिफाइन वर्क डन। ठीक है, तो अब मतलब मैथमेटिकली इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, तो आओ बता देते हैं मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट भी इसका। मैथमेटिकली हमारा वर्क डन कैसे होता है बेटा? तो वर्क डन इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कैसे डिफाइन करते हैं? मैथमेटिकली इट्स डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो दिस इज द फॉर्मूला टू डिफाइन वर्क डन। दिस इज द फॉर्मूला टू डिफाइन वर्क डन। आई होप कि ये चीज़ आप लोगों को क्या हो गया होगा, बहुत अच्छे से बच्चों क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो ये हमारा वर्क डन का बेसिक फार्मूला भी है।
हम सभी लोग जानते हैं कि जब दो क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट हो तो वहां पर कॉस थीटा का टर्म आ जाता है। इसका क्या मतलब है कि ये मान लिया एक बॉडी है और इस बॉडी पर मान लिया कि इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा, अब बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हमारा इस डायरेक्शन में है और दोनों वेक्टर क्वांटिटी के बीच का एंगल थीटा है। ठीक है, समझना आप। तो इस सिचुएशन में यानी कि डॉट प्रोडक्ट जब हम ओपन कर देंगे हमारा, तो वर्क डन का हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा बच्चों, एफ एस कॉस थीटा। ठीक, अब कॉस थीटा में थीटा क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। इट्स एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब यूनिट के बारे में बात करते हैं। तो यूनिट हम कैसे इक्वेट करेंगे, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर, और ये जो कॉस थीटा है ये यूनिटलेस टर्म है, ये प्योर नंबर आउटपुट में देगा, तो इसका कोई यूनिट नहीं, तो न्यूटन मीटर। इस न्यूटन मीटर को हम लोग कंबाइंड फॉर्म में क्या कहते हैं, तो इस न्यूटन मीटर को कंबाइंड फॉर्म में हम लोग बेटा जूल कहते हैं। कंबाइंड फॉर्म में क्या कहते हैं, जूल। तो जूल जो है ना ये एसआई यूनिट है वर्क डन का, क्या है, एसआई यूनिट है। ठीक है, ये आप समझ गए। वहीं इसका सीजीएस यूनिट की बात करें बच्चों, सीजीएस यूनिट, तो सीजीएस यूनिट हमारा अर्ग होता है, ERG अर्ग। ठीक है, इसको हिंदी में ऐसे लिखते हैं और इसको हिंदी में अर्ग लिखते हैं, अर्ग। ठीक है, ऐसे। अब जूल और अर्ग में क्या रिलेशन होता है ये भी आप समझ लेते हैं। एक जूल में 10⁻7 अर्ग होता है। एक जूल में कितना अर्ग होता है बच्चों, 10⁻7 अर्ग। अगर वहीं हम पूछें फिर कि एक अर्ग में कितना जूल होगा, तो एक अर्ग मतलब यहाँ पर एक, ये नंबर इधर डिवीजन में आ जाएगा और ऊपर जाके लिख देंगे अगर, तो आ जाएगा 10⁻⁻7 जूल। क्लियर है, तो ये जूल और अर्ग का रिलेशन है। एक जूल में 10⁻7 अर्ग और एक अर्ग में 10⁻⁻7 जूल। दोनों बातें समझ में आ गई, चलो बहुत बढ़िया। ये जो आपके सामने है ये मेन फार्मूला है, तो इस फार्मूला को आप लोग कभी भी भूलेंगे नहीं। वर्क डन बराबर एफ एस कॉस थीटा, ठीक है ना, ये हमारा जनरल फार्मूला है। ये क्या है बच्चा, जनरल फार्मूला। क्लियर है। अब यहां से इन दो फार्मूले से भी बहुत सारे सवाल लगते हैं, तो आ जाओ भाई, कुछ क्वेश्चंस भी हम आपको बता देते हैं। ठीक, क्योंकि साथ ही साथ अगर क्वेश्चन की समझ हो जाए तो कॉन्सेप्ट का मजा दोगुना हो जाता है। ठीक है ना, बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ये मिर्च मसाला तड़का का काम करता है। तो क्वेश्चन समझ लेते हैं कि मान लेते हैं कि किसी बॉडी पर फोर्स हमारा लग रहा है 2I कैप प्लस 3J कैप माइनस 5K कैप। ठीक, और इस फोर्स की वजह से बॉडी हमारी डिस्प्लेस हो रही है, इस बॉडी हमारी डिस्प्लेस हो रही है और उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक्चुअल में कितना है, मान लेते हैं कि 3I कैप माइनस 2J कैप प्लस 5K कैप, ये है। ये हमारा क्या है, तो ये हमारा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देन हाउ टू डिटरमाइन वर्क डन, हमसे वर्क डन अगर पूछा है तो हम क्या करेंगे, दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, यानी F डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और डॉट प्रोडक्ट का तरीका सबको पता है कि I वाले कंपोनेंट का मल्टीप्लाई I वाले के साथ करते हैं विद साइन। तो यहाँ पर +2 है, यहाँ पर +3, तो 2 3 जा 6, यानी कि आ गया 6 प्लस का। अब यहाँ पर है +3 और यहाँ पर -2, तो भैया +3 -2 मिल के आ गया माइनस का 6। ठीक है, अब यहाँ पर है -5 और यहाँ पर है +5, तो माइनस और प्लस मिल के आ गया माइनस। अब 5 के और 5 मतलब 5 और 5 25, तो ये हमारा दोनों कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास बच गया माइनस का 25 जूल। अब माइनस का 25 जूल ये कहता है कि आपने वर्क नहीं किया है, वो बॉडी ने खुद से वर्क किया है। ठीक है, ऐसा। ठीक, या बात समझ में कि वर्क डन हमारा कैसा आया, माइनस का 25 जूल। अब माइनस आ जाए आपके दिमाग में है कि क्या माइनस में पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो वर्क डन हमारे 3 तरह के हो सकते हैं। ठीक, एक अगर हम वर्क डन की बात करें तो वर्क डन हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है बेटा, वर्क डन हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्क डन हमारा नेगेटिव भी हो सकता है और वर्क डन हमारा 0 भी हो सकता है, 0 वर्क, यानी कोई वर्क नहीं हो सकता है। कैसे ये सब पॉसिबल है, तो हमारे जनरल फॉर्मूला से भी इसका रिजल्ट हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो पहले तो इस सवाल का सॉल्यूशन आपको समझ में आना चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट सीधा सीधा कर दिया और हमारा आंसर आ गया। फिर इस बारे में भी हम लोग बात करते हैं, लेकिन एक सवाल और समझते हैं। अब मान लेते हैं कि एक बॉडी पर हमारा फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, अब बॉडी में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा हो 10 मीटर का और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल दे दिया गया हो 30 डिग्री। 30 ना ले ले, चलो
60 डिग्री दे दिया हो। यानी कहने का मतलब कि ये एक बॉडी है और ये बॉडी इस सरफेस पर रखा है, फोर्स हमारा इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। ठीक, ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है और ये एंगल है थीटा और इसकी वैल्यू दे दिया 60 डिग्री। और हमसे पूछ लिया कि भैया ऐसा करो, वर्क डन बताओ कि वर्क डन कितना हुआ। तो हम लोग कहेंगे बड़ा आसान है यार ये तो वर्क सॉल्यूशन में क्या करेंगे, हमने कहा कि वर्क डन बराबर एफ एस कॉस थीटा, क्योंकि जनरल फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है कि एफ एस कॉस थीटा भी होता है। तो फोर्स की जगह फोर्स रख देंगे, डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्प्लेसमेंट, कॉस 60 डिग्री। अब कॉस 60 डिग्री की वैल्यू अगर आपको नहीं पता है तो लिख लो 1/2 होता है। तो इस 2 से फिर ये 10 कट गया, आ गया 5, अब 5 10 जा क्या हो गया 50, यानी कि हमारा वर्क कितना निकला बच्चों 50 जूल निकला। ठीक है ना। तो ये 50 जूल कैसा आया, पॉजिटिव साइन के साथ आया। कब, जब एंगल हमारा 60 डिग्री था। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो के बीच का जो रिलेशन है ये आओ अगले पेज पर हम लोग समझते हैं। तो हमने जो ये फार्मूले आपको बताए थे कि एक ये फार्मूला है और एक ये फार्मूला, इन दोनों के हमने आपको दो अलग अलग क्वेश्चन समझा दिया। क्वेश्चन 1 है ये मान लो और ये क्वेश्चन 2, एक में थीटा एंगल लेके समझाया और एक में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में रख के समझाया। ठीक है ना। अब आओ और समझते हैं कि हाउ वर्क इज पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो। ठीक है, कि हाउ, तो सीधा लिख लेते हैं कि पॉजिटिव वर्क डन, कि पॉजिटिव वर्क डन हमारा कब होगा। तो पॉजिटिव वर्क डन हमारा तब होगा बेटा जब किसी बॉडी पर फोर्स लगे, मान लो इस डायरेक्शन में, अब फोर्स के डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट हो। ठीक, पहला सिचुएशन। ठीक, समझ में आया कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगे बॉडी का डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में हो। या दूसरा सिचुएशन कि बॉडी पर फोर्स मान लो लग रहा है ये और डिस्प्लेसमेंट है ये, और दोनों के बीच में जो एंगल थीटा हो ये थीटा लेस देन 90 डिग्री हो। क्या हो, लेस देन 90 डिग्री हो। तो इन दोनों सिचुएशन में वर्क डन हमारा 0 होता है। अब जब दोनों वेक्टर क्वांटिटी सेम डायरेक्शन में हो तो यहाँ पर थीटा कितना निकलेगा 0 डिग्री। तो आपको पॉजिटिव वर्क डन के कंडीशन पता चल गए कि अगर थीटा जो हो, थीटा कि अगर ये थीटा की वैल्यू कितना हो 0 डिग्री से बड़ा या बराबर और लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से छोटा, क्योंकि कॉस में कॉस थीटा की अगर बात करें तो जब थीटा की वैल्यू ऐसा होता है तो कॉस थीटा का आंसर हमारा पॉजिटिव आता है। और अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला कि वर्क डन बराबर एफ एस कॉस थीटा। ठीक, तो जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो या 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो तो ये कॉस थीटा की वैल्यू हमारी पॉजिटिव आएगी। तो हमारा वर्क डन भी क्या आएगा, वर्क डन भी हमारा पॉजिटिव आ जाएगा एफ एस। ठीक है, और इंटू कॉस थीटा की जो वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पर रख लेंगे। समझ में आ गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बात आप लोगों को क्या रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर 0 डिग्री ले लेंगे तो इस सिचुएशन में तो सीधा हमारा वर्क डन बेटा एफ एस आ जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा एफ एस आ जाएगा। क्यों, क्योंकि कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होता है तो 1 इंटू एफ एस। लेकिन इस सिचुएशन में बात करें कि 90 डिग्री से छोटा है बट नॉट इक्वल 0 डिग्री। ठीक है ना, यानी कि थीटा हमारा 90 डिग्री से छोटा है बट 0 नहीं है, यानी ये कंडीशन अगर हम ले ले, ये वाली कंडीशन, तो इस कंडीशन में हमारा वर्क डन जो निकलेगा प्लस में ही निकलेगा एफ एस कॉस थीटा, प्लस में ही निकलेगा एफ एस कॉस थीटा के बराबर। ये बात आपको समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं। तो पॉजिटिव वर्क का सिचुएशन आपको नोट कर लेना है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव वर्क डन। ठीक है, नेगेटिव वर्क डन। अब देखो बेटा कॉस में नेगेटिव वर्क डन हमारा कब होगा, नेगेटिव वर्क डन तब होगा जब कॉस थीटा यानी थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से बड़ी हो। क्योंकि कॉस में हम लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री जब हम पढ़ते हैं तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू नेगेटिव आता है। यानी कि जब हमारी थीटा की वैल्यू, मेरे प्यारे बच्चों, जब हमारी थीटा की वैल्यू, बात समझना, क्या हो 90 डिग्री से बड़ा हो, 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री के इक्वल हो और छोटा हो, तो इस सिचुएशन में हमारा वर्क डन, यानी जब हम इन दोनों रिलेशन की बात करेंगे तो इन दोनों रिलेशन के केस में, यानी कि ये पहला है मान लो, तो इस केस में हमारा जो वर्क डन निकलेगा वो निकलेगा माइनस एफ एस कॉस थीटा, नेगेटिव साइन के साथ ही निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, और जब इस सिचुएशन को हम कंसीडर कर लें कि कॉस थीटा की वैल्यू हमारी क्या है
थीटा की वैल्यू, हो, हाँ ठीक है। अब हम यहाँ पर एक कंडीशन ले ले इक्वल वाला। क्या? इक्वल वाला, कि हम मान लें कि थीटा हमारा 180 डिग्री है सीधे, तो cos 180 की वैल्यू -1 होता है। तो उस सिचुएशन में हम जब वर्क डन इक्वेट करेंगे बालकों और बालिकाओं, तो वर्क डन हमारा आ जाएगा माइनस का एफएस। क्या आ जाएगा? माइनस का एफएस। अब ये वाला समझाते हैं हम आपको कि एक्चुअल में देखो, माइनस ना लिखो, लेकिन रिजल्ट जब इसको सोल्व करेंगे नहीं, जब cos थीटा की वैल्यू की बात की जाएगी तो cos थीटा की वैल्यू कुछ माइनस में n निकलेगा। और जब ये -n यहाँ पर रख देंगे बेटा, तो हमारा वर्क डन आ जाएगा -n/fs। समझो n क्या है? -n क्या है? cos थीटा की वैल्यू है, ठीक है ना, इस फार्मूले से। तो कुछ ऐसा निकल के आएगा। अब इसको समझते हैं। जैसे कि मान लिया हमने कि हमारे पास ये एक बॉडी है और इधर इस पर फोर्स हमारा इधर लग रहा है इस डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इधर है इस डायरेक्शन में, और दोनों के बीच का एंगल जो ये है, ये जो एंगल आपको दिख रहा है, ये एंगल है मेरे प्यारे बच्चों 120 डिग्री। अब कॉस में 120 डिग्री की अगर हम बात करें तो हम कैसे लिखेंगे? क्योंकि हमारा वर्क डन का फार्मूला क्या होगा? हमारा वर्क डन का फार्मूला होगा एफएस कॉस थीटा, एफएस कॉस थीटा। तो हम क्या लिखेंगे? एफएस कॉस थीटा मतलब 120 डिग्री। अब कॉस 120 डिग्री को हम और क्या लिखेंगे? कॉस 90 + 30। तुमने कहा बहुत सही कि हम इसको लिखेंगे ना बेटा, कॉस 90 डिग्री में अगर हम 30 डिग्री ऐड कर दें तो ये क्या बन जाएगा? कॉस 120 बन गया। लेकिन कॉस 90 + 30 होता क्या है? ये होता है बेटा माइनस का साइन 30 डिग्री। अब माइनस साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, और ये माइनस साइन है तो माइनस तो आएगा ही आएगा। तो यानी कि कॉस 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? माइनस का 1/2। तो यहाँ जब -1/2 रख देंगे तो अब हमारा वर्क डन क्या जाएगा कि माइनस का 1/2 इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यस और नो? आप समझ गए? तो इसलिए नेगेटिव वर्क आ जाएगा। तो ये आपको समझना रहेगा, जो कि हमने आपको यहाँ पर बताया कि जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, क्या हो? 180 से छोटा हो, तो इस सिचुएशन में हमारा कुछ ऐसा निकलेगा एफएस कॉस थीटा। और कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी वो हमारा नेगेटिव होगी, जिसकी वजह से हमारा आंसर में माइनस आ जाएगा। और वहीं अगर 180 डिग्री डायरेक्ट हम ले लेते हैं तो कॉस 180 डिग्री के केस में, यानी कि अगर हम डायरेक्ट कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री ले लें तो कॉस 180 डिग्री की वैल्यू हमारी बच्चों -1 होता ही है। तो तब हमारा सीधा सीधा वर्क डन केवल माइनस में एफएस आ जाएगा। क्या जाएगा? माइनस में एफएस आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क का कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए कि पॉजिटिव वर्क क्या होता है, नेगेटिव वर्क क्या होता है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर जीरो वर्क की। इसकी बात करेंगे बच्चों। तो अब हम लोग तीसरे टॉपिक इसी में बात करेंगे जीरो वर्क की, जीरो वर्क डन। तो जीरो वर्क डन के कई रूल हैं। जीरो वर्क डन कब कब पॉसिबल है? तो ये तब पॉसिबल है, पहला सिचुएशन कि व्हेन फोर्स इज जीरो। अगर फोर्स ही जीरो है तो हमारा जो जनरल फार्मूला होता है कि वर्क डन बराबर एफएस कॉस थीटा, ये हमारा क्या है बच्चों? ये हमारा जनरल फार्मूला है। अगर इसमें से एफ जीरो हो जाए तो जीरो मल्टीप्लाइड बाई एस कॉस थीटा करेंगे तब भी हमारा वर्क क्या आ जाएगा? तब भी हमारा वर्क जीरो आ जाएगा। आपने कहा यस सर, तब भी आपका वर्क जीरो आ जाएगा। वहीं दूसरी कंडीशन, हम मान लें कि अगर एफ के जगह डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो, तो अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तब भी हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ये दूसरी कंडीशन। अब तीसरी कंडीशन इसी जीरो वर्क की मैं बता रहा हूँ, जीरो वर्क की तीसरी कंडीशन, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, तो थीटा अगर 90 हो गया तो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू बेटा जीरो होती है। तो कॉस 90 जीरो यानी ये वैल्यू जीरो, तो जीरो में एफएस से मल्टीप्लाई करेंगे अगेन जीरो, तब भी हमारा वर्क जीरो हो जाएगा। यानी देखो तीन अलग अलग सिचुएशन है कि फोर्स जीरो हो जाए तब वर्क जीरो हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो तब वर्क जीरो हो जाएगा, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 90 डिग्री हो तब वर्क जीरो हो जाएगा। अब इन सभी के लिए समझ में आया। एक और कंडीशन होता है बेटा कि हमारा जीरो वर्क का एक और स्पेशल कंडीशन है, एक और स्पेशल कंडीशन फॉर जीरो वर्क, फॉर स्पेशल कंडीशन, यहां पर फॉर लिख लेना, फॉर जीरो वर्क डन। ठीक, कि एक और स्पेशल कंडीशन है जब हमारा वर्क जीरो होता है, जबकि फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक,
डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू जीरो, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू जीरो बट वर्क इज नॉट इक्वल जीरो। अब बात आई कि सर ये कौन सा कंडीशन है, ये क्या आपने बता दिया, ये कौन सा तिगड़मबाजी है कि फोर्स जीरो नहीं है और डिस्प्लेसमेंट जीरो होने के बावजूद भी हमारा वर्क जीरो नहीं हो रहा, ऐसा क्या रीजन है? तो बेटा ऐसा रीजन ये है क्योंकि जो हमारे फोर्स होते हैं अलग अलग नेचर के होते हैं, तो नेचर, फोर्स के नेचर की वजह से ये होता है। अब समझना, फोर्स के दो नेचर हैं। एक नेचर होता है कंजर्वेटिव, एक क्या होता है बेटा? कंजर्वेटिव नेचर, यानी कि कंजर्वेटिव फोर्सेस, और एक होता है बेटा फोर्स में नॉन कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव। अब जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ये जो फोर्सेस होते हैं कंजर्वेटिव वाले, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करते। क्या बोला मैंने? पाथ पर डिपेंड नहीं करते, डिपेंड नहीं करते, ठीक है ना, पाथ पर डिपेंड नहीं करते हैं। ये केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करते हैं, ठीक, पाथ पर डिपेंड नहीं करते हैं। जबकि नॉन कंजर्वेटिव की बात करें तो पाथ पर डिपेंड करते हैं। क्या बोला मैंने? पाथ पर डिपेंड करते हैं। समझो इस चीज को कि जो फोर्स पाथ पर डिपेंड करेगा उसमें क्या होगा, नहीं करेगा उसमें क्या होगा। अब मान लो कि ये एक बॉडी है, ठीक, और ये मूव कर रही है एक सर्कुलर ट्रैक पे, या ये रोड है सर्कुलर, ये क्या है बेटा? सर्कुलर रोड है, और ये हमारी बॉडी है, और ये बॉडी क्या की, इस सर्कुलर रोड पर घूमते घूमते एक चक्कर लगा ली, यहाँ पर घूमते घूमते एक चक्कर लगा ली, और एक चक्कर लगाने के बाद ये बॉडी पुनः वापस यहीं पर आ गई। तो इस सिचुएशन में हम दो अलग अलग अप्रोच से आंसर इक्वेट कर सकते हैं। अगर जैसे पूछा जाए, ठीक है ना, कि वर्क डन कब जीरो होगा और यहाँ कब जीरो नहीं होगा, तो अगर कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वर्क इक्वेट करेंगे तो जीरो नहीं होगा, जीरो हो जाएगा। रीजन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है, जहां से चले वहीं को आ गए। तो जब डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो हो गया, अब फोर्स कंजर्वेटिव नेचर का हो तो वर्क हमारा जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। और बात समझो कि इस कंजर्वेटिव फोर्स के सिचुएशन में अगर फोर्स कंजर्वेटिव हो और डिस्प्लेसमेंट जीरो हो तो वर्क हमारा जीरो हो जाएगा। वहीं पर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, फोर्स नॉन कंजर्वेटिव हो, तो वर्क डन हमारा जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो, पहले इसको समझ लो बहुत अच्छे से। जो कंजर्वेटिव फोर्सेज होते हैं ये पोजीशन पर डिपेंड करते हैं, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ था, कहाँ से कहाँ गया। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, किसकी बात करें बच्चों? ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, तो ग्रेविटेशनल फोर्स में हमारा डायरेक्ट फार्मूला होता है कि F बराबर G m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यानी कि अगर एक m1 मास यहाँ पर है और m2 मास यहाँ पर है और दोनों के सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस r है, तो इनके पोजीशन पर ही तो ये डिस्टेंस डिपेंड कर रहा है। यानी ये डिस्टेंस एक्चुअल में क्या डिफाइन कर रहा है? दो ऑब्जेक्ट की पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है ना। तो पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है r, तो भैया ये तो पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स है, मतलब कि ये कंजर्वेटिव नेचर का है। उसी तरीके से हमारा इलास्टिक फोर्स है। कौन सा फोर्स? इलास्टिक फोर्स है, ठीक। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्सेस हैं। या फिर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हैं। तो ये जो फोर्सेस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन, तो ये सभी हमारे कंजर्वेटिव नेचर के हैं और ये पोजीशन पर डिपेंड करते हैं। किस पर डिपेंड करते हैं बच्चों? पोजीशन पर डिपेंड करते हैं। तो पोजीशन के हिसाब से हम देखेंगे। जबकि अगर हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करें तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा क्या होता है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, आप अगर एक राउंड ट्रिप भी कर रहे हो तब भी पूरे जर्नी के यानी पूरे पाथ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करेगा। तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट तो वर्क होगा ना। तो समझो कि अगर एक राउंड ट्रिप भी आपने किया जहां पर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो इन दैट सिचुएशन हम डिस्प्लेसमेंट से नहीं लेंगे बल्कि अब ये डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हमारा वर्क निकलेगा।
इसके अकॉर्डिंग निकलेगा। अब हमारा वर्क डन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस से निकलेगा। बात समझो, तो ये हमारा जीरो नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है, डिस्टेंस जीरो नहीं हुआ। तो समझ लो यहाँ पर यही है कि अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, कहाँ गए प्रभु, ये कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो कंजर्वेटिव फोर्स में हम डिस्प्लेसमेंट चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं बचवा? डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। और अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क हमारा जीरो हो जाता है। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में हम डिस्प्लेसमेंट नहीं चेक करते, बल्कि हम इसमें डिस्टेंस चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं बचवा? इसमें डिस्टेंस। डिस्टेंस तो जीरो होगा नहीं अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो, कि भाई ऑब्जेक्ट यहाँ से चला और यहाँ तक आया। तो इस कंप्लीट जर्नी के लिए इस ऑब्जेक्ट के राउंड ट्रिप की अगर बात करें, इस राउंड ट्रिप की बात करें तो इसके राउंड ट्रिप में डिस्प्लेसमेंट तो हमारा जीरो हो गया, लेकिन डिस्टेंस अगर इसका रेडियस की मान लो वैल्यू r है, ठीक, तो इसका डिस्टेंस हो गया 2πr, ये जीरो नहीं हुआ। और मान लो ये फोर्स लग रहा हो इसके ट्रैक के बीच में, ट्रैक और बॉडी के बीच में कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अब प्रेजेंट हो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो? प्रेजेंट हो। तो इस प्रेजेंट फोर्स की वजह से हम ये मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके निकलेगा। यानी ये डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। किस पर? डिस्टेंस पर। तो डिस्टेंस इस सिचुएशन में जीरो नहीं होता, जिस वजह से वर्क डन भी हमारा जीरो नहीं होता। तो ये आपको याद रखना है। जितने भी हमारे रेजिस्टिव फोर्सेज होते हैं ये सभी पाथ डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि अगर इसी बॉडी को या इस चीज़ को हम ऊपर से ऐसे गिराएंगे तो एयर रेजिस्टेंस कंटिन्यू काम करेगा। जैसे जैसे ये लहराते हुए गिरेगा वैसे वैसे इस पर एयर रेजिस्टेंस काम करेगा, ठीक है ना। तो वो पाथ पर पूरे काम कर रहा है, तो पूरे पाथ के लिए हम वर्क इक्वेट करेंगे। ठीक, समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर एक टर्म और मैं आपको बता दूं कि अगर मान लिया जाए कि दो अलग अलग पोजीशन है, पोजीशन P1 एंड पोजीशन P2, और किसी ऑब्जेक्ट को अलग अलग पाथ से हम मूव करा रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये एक पाथ, ये है पाथ नंबर 1, एक पाथ हमारा ये है पाथ नंबर 2, और एक पाथ हमारा ये है पाथ नंबर 3। ठीक है, तो अगर देखा जाए तीनों पाथ का तो 1 छोटा है, 2 नहीं, सबसे छोटा इसमें कौन है? 2, सबसे छोटा है 2, उससे बड़ा है 1 और सबसे बड़ा है 3। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट P1 और P2 की बात करूं तो ये पाथ लेंथ है। ये टोटल क्या है बेटा? पाथ लेंथ, पाथ लेंथ। अब मान लेते हैं कि इस पाथ के वजह से किया गया वर्क डन W1 है, और इस पाथ पे W2 और इस पाथ पे W3, और अगर तीनों वर्क आपस में बराबर हो कि W1 W2 W3, तो ये तब पॉसिबल है जब बॉडी पर कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा हो। कैसा? कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। तो जब बॉडी पर कंजर्वेटिव फोर्स लगेगा, लग रहा होगा, और ये गारंटी है कि लगेगा, कि जब बॉडी पर हमारा कंजर्वेटिव फोर्स लगेगा बेटा, तब वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पाथ कोई भी हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सेकंड के बराबर आएगा, डिस्प्लेसमेंट सेकंड के बराबर आएगा। इस पाथ से जाओ चाहे इस पाथ से जाओ, चाहे कोई और नया क्रिएट कर लो, तो जाना यहीं से है। ठीक, कि बाबू के घर से निकले, सोना के घर पहुंच गए, बस रास्ता बदल लिए, क्योंकि इधर से जा रहे थे, इधर से एक बार गए, एक दिन इधर से चले गए, एक दिन इधर से चले गए सोना से मिलने। तो कहने का मतलब सीन समझ गए कि इस सिचुएशन में पाथ तो अलग अलग है, पाथ लंबाई अलग अलग है, बट डिस्प्लेसमेंट सेम। तो इस सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है? पाथ कोई भी हो, डिस्प्लेसमेंट सेम है तो वर्क डन सेम होगा। वहीं पर अगर हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात कर लेंगे कि अगर हमारा वर्क डन 1 इज नॉट इक्वल टू वर्क डन 2 एंड नॉट इक्वल टू वर्क डन 3, बल्कि हमको यहाँ मिला कि तीसरा वाला वर्क डन ज़्यादा है, पहला वाला वर्क डन कम है, और दूसरा वाला वर्क डन सबसे कम है, क्योंकि दूसरे की पाथ की लंबाई सबसे कम है। तो इसका मतलब ये हो गया कि बॉडी पर कैसा फोर्स लग रहा, इसका मतलब हो गया कि ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए किया गया वर्क है। किसके लिए? कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। समझ गए? तो ये चीज भी आपको क्या रखना है बच्चों? ये आपको याद रखना है, कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई? बहुत अच्छा, बहुत मजा आया। अब इसी में आपको और समझना है, ठीक है ना। देखो, इतना आसान वर्क पावर एनर्जी नहीं होता है, बहुत मज़ेदार है। डीप में अच्छे अच्छे हौले हौले समझोगे तो सारी चीज़ें अपने आप आपको समझ में आ जाएंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं।
तो देखो बेटा, जैसा कि अभी तक हमने जो आप लोगों को बताया, जो भी कॉन्सेप्ट, ये सभी कॉन्सेप्ट हमारा कांस्टेंट फोर्स के लिए था। ठीक है, यानी जो भी आप पढ़ रहे थे ये सब क्या था, ये सभी वर्क डन जो हमने पढ़ा, ये सभी वर्क डन किसके लिए थे, बाय कांस्टेंट फोर्स, बाय कांस्टेंट फोर्स। अगर हमारा वर्क डन हम लोगों ने जो भी पढ़ा है वो अभी तक कांस्टेंट फोर्स के लिए पढ़ा, कि कोई हमारी एक बॉडी है, ये हमारा एक सरफेस है और ये हमारा बॉडी है और इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ठीक, मान लिया 20 न्यूटन का, और ये डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा, और डिस्प्लेसमेंट होते होते बॉडी हमारी यहाँ तक आ गई, और ये डिस्प्लेसमेंट भी हमारा 20 मीटर हो गया, और ये एंगल हमारा 30 डिग्री है। तो हमने वर्क डन जो इक्वेट करेंगे यहाँ एफ एस कॉस 30 से, यानी कि एफ एस कॉस थीटा इस फार्मूले से, कि 20 मल्टीप्लाइड बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई कॉस 30 डिग्री। अब कॉस 30 की वैल्यू होती है बेटा √3/2, तो 2 से इसको काट देंगे 20 को, तो 10 आ जाएगा। तो हमारा वर्क डन आ गया 200 इंटू √3 जूल। ये आ गया कि वर्क डन बराबर 200 √3 जूल। तो ये जो हमारा निकला, ये वर्क डन, ये कांस्टेंट फोर्स के लिए है, यानी कि यहाँ पर फोर्स वेरिएबल नहीं है। तो जो कॉन्सेप्ट अभी आपने पढ़ा ये सब कांस्टेंट फोर्स थे, यानी ये जो वर्क डन हमारे थे बाय कांस्टेंट फोर्स था। अगर हमारे पास वेरिएबल वर्क डन हो, क्या हो, हमारे पास वेरिएबल फोर्स अप्लाई हो रहा हो, तो अगला हेडिंग हम आपको बताते हैं बेटा, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ठीक है, अब भी फोर्स किस पे डिपेंड हो, डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन के फॉर्म में हो। ठीक है, तो इस सिचुएशन में बेटा कि वर्क डन हम कैसे इक्वेट करेंगे, जैसे एग्जांपल के तौर पे चलो एक ग्राफ से समझ लेते हैं इस चीज को बहुत अच्छे से, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। कि मान लो ये एक्सिस हमारा डिस्प्लेसमेंट का है, ये एक्सिस किसका है बच्चा, डिस्प्लेसमेंट का है, और ये एक्सिस किसका है, ये हमारा फोर्स का है। तो इससे तो पता चल गया कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड कर रहा, यानी ये बदलेगा तो ये भी बदल सकता है। और ग्राफ हमारा कुछ मान लो ऐसे ऐसे हो गया, ठीक, ऐसे ग्राफ बन गया। तो क्या हमने देखा, हमने देखा कि जब डिस्प्लेसमेंट 0 था इस पोजीशन पर, कि जब हमारा डिस्प्लेसमेंट को चलो हम x से लिख लेते हैं, कि जब x हमारा 0 था तो यहाँ पर हमारा फोर्स भी 0 था। लेकिन जब इस पोजीशन की बात करें तो इस पोजीशन पर हमने देखा कि अब x की वैल्यू हमारा कुछ है, मान लो a है, तो इसके रिस्पेक्ट में हमारी फोर्स की भी वैल्यू कुछ है। मान लो ये वैल्यू हमारा ये y एक्सिस के अलॉन्ग है, तो हमने इसको fy लिख दिया, लेकिन कुछ अलग है। वैसे ही जब हमारी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, ये x की वैल्यू कुछ और आ गया, x की वैल्यू हमारा b आ गया, तो इसके रिफरेंस में हमारा फोर्स भी कुछ चेंज हो गया, अब हमारा f' इंटू वाई हो गया कि नहीं। तो जब हमारा फोर्स यानी कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड कर रहा हो, देन हाउ टू डिटरमाइन वर्क डन। तो देखो बेटा, इन दैट सिचुएशन व्हेन फोर्स इज डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट, मीन्स यानी कि दैट इज फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे। तो इन दैट सिचुएशन हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा वो समझ लो। कि अब मान लिया कि ये हमारे ऐसे ही ये एक ग्राफ हमने बना लिया कि ये पोजीशन थी बॉडी की, और ये डिस्प्लेस होके यहाँ पर आ गया, पोजीशन ए से पोजीशन बी तक आ गया, और इसके रिस्पेक्ट में ये हमारा इनिशियल पोजीशन था x1, और इसके रिस्पेक्ट में ये फाइनल पोजीशन था x2, और दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज द फोर्स विच इज ऑल्सो डिपेंड ऑन x। ठीक, तो इसमें हम वर्क डन कैसे इक्वेट करेंगे बेटा, कि वर्क डन बराबर हम लिमिट इंटीग्रेशन लगाएंगे, लिमिट लगाएंगे कि x1 से x2 तक बॉडी डिस्प्लेस हो रही, जो फोर्स है x के टर्म में वो, और उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, इसके टर्म में x के रिस्पेक्ट में, और हमारा आ जाएगा। अब बताइए कि सर ये कैसे करते हैं हम लोग। तो देखो बेटा, इसको भी समझते हैं हम सभी लोग जानते हैं कि जनरल फार्मूला हमारा वर्क डन का एक तरीके से हो गया F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। और अब मान लो अगर कि इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, मान लो, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई दुविधा तो नहीं है, कोई दुविधा है, कोई दुविधा नहीं है। अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा फिर इसमें, कि यहाँ भी तुम्हें डिस्प्लेस ऐसे वेक्टर लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा, वेक्टर। और जब भी वेक्टर लगाओगे तब भी तुम्हारे पास कुछ ऐसे ही रिजल्ट आएगा कि x1 से लेके x2 तक, ठीक, fx
कॉस थीटा, अब आ जाएगा dx, लेकिन आएगा जरूर क्योंकि दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट है। तो ये यानी अगेन एक फोर्स को डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला, ये तो आपको समझना है। तो इसको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं ये समझने के लिए हम आपको बगल में जो ग्राफ बना है इसी में हम आपको लेके चलते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा, हम मान लें कि इस पोजीशन पर, इस पोजीशन के करस्पॉन्डिंग हमारा ये फोर्स है, ये फोर्स बाई एक्स पर डिपेंडेंट है तो ये एफ एक्स है, और ये एकदम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेंगे, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का थिकनेस कितना है, मान लो ये जो स्मॉल थिकनेस आपको यहाँ दिख रहा है, सपोज ये स्मॉल थिकनेस हमारा dx है, क्या है dx है, तो इसका वर्क डन कैसे निकलेगा, एफ एक्स इंटू डी एक्स है, सिंपली। आपने कहा बिल्कुल सर, लेकिन ऐसे ही छोटे छोटे मल्टीपल स्ट्रिप और बना ले और उन सब का वैल्यू निकाले और ऐड कर दे तो हमारा वर्क डन निकल आएगा ना, कि नहीं निकलेगा, कि इतना ही बड़ा स्ट्रिप और यहाँ पर भी हम बना ले, मतलब इसके अलावा ये इधर बना ले, फिर इधर बना ले, इधर बना ले, इधर बना ले, फिर इधर बना ले, इधर बना ले, इधर बना ले, इधर बना ले, सारे स्ट्रिप को आपस में मल्टीप्लाई करके जोड़ दे तभी आ जाएगा। तो जोड़ने के लिए ही हम लोग यहाँ इंटीग्रेशन का सिंबल बनाते हैं। समझ में आई बात, कि अगर इस छोटे किस्से स्ट्रिप के लिए अगर वर्क डन निकालना है तो हमारा वर्क डन छोटा सा होगा, कितना, कि एफ एक्स इंटू डी एक्स। आपने कहा यस सर, रुको यहाँ जगह नहीं है तो मैं इसको किनारे लिख देता हूँ, वर्क डन फॉर फ्रॉम फिगर, ठीक, स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू डी एक्स के बराबर आएगा। तुमने कहा यस सर। और जब ऐसे ही वर्क को हम क्या करेंगे, टू ऑब्टेन नेट वर्क डन, टू ऑब्टेन लिखो या फाइंड लिखो, फाइंड नेट वर्क डन फॉर फ्रॉम x1 टू x2 डिस्प्लेसमेंट, x1 टू x2 डिस्प्लेसमेंट। तो इसी के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमारी वैल्यू है बच्चा, इस वैल्यू को हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं इसके लिमिट में, इस लिमिट x1 से x2 के लिए, और यही है हमारा रिजल्ट, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अगर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो ये हमारा फॉर्मूला है बेटा वर्क डन इक्वेट करने का जब फोर्स वेरिएबल हो। दूसरा एक और है कि या तो फिर आप इनके बीच का एरिया इक्वेट कर लो। क्या कर लो बच्चे, इसके बीच में जो भी हमारा ये बन रहा है, ठीक है ना, इसके बीच में जो भी हमारा बना हुआ है ये किसी भी, तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हुआ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया है तो डिस्प्लेसमेंट एक्सिस से अटैच हम एरिया निकाल दें तो ये एरिया जो है, ये एरिया भी हमारा वर्क डन के बराबर होता है। क्या होता है बेटा, एरिया इज इक्वल टू वर्क डन, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना कि अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हुआ हो तो बीच का एरिया हमारा वर्क डन के बराबर होता है, ठीक है। तो जितना कॉन्सेप्ट अभी हमने आपको बताया, क्या आपको समझ में आया? और अगर समझ में आया तो इस वीडियो का पार्ट 2 के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और अगर पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। फिर मिलते हैं इसके पार्ट 2 के साथ, फर्दर इसके आगे के कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सब मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।